नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। दिनांक 7 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें और निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि यही एकमात्र सफलता की कुंजी है। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी हमारे जो करंट अफेयर्स का अंक है, मई माह तक का अवेलेबल है आपको आपकी आर एस जंक्शन ऐप पर। तो online.rsjunction.com ये वेबसाइट लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2021 का जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो इस टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अधिक बेहतर बन सकते हैं। आज के पहले प्रश्न की बात करेंगे, राजस्थान का प्रश्न। कल राजस्थान सरकार द्वारा जो है ई व्हीकल्स, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के लगभग अब हर एक स्थान पर पूरे विश्व में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम किया जाए। तो ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जो है अब जो भी दो पहिया वाहन है उन पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। तो न केवल दो पहिया बल्कि तीन पहिया वाहनों पर भी यह व्यवस्था की गई है। अधिकतम जो दो पहिया वाहनों के लिए अनुदान है वो है 10,000 रुपये, जबकि तीन पहिया वाहनों के लिए यह अनुदान 20,000 रुपये है। तो राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ई व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए इन वाहनों के क्रेताओं को स्टेट जीएसटी के पुनर्भरण तथा बैटरी की क्षमता अनुसार हर वाहन की बिक्री पर अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार ई व्हीकल्स की बिक्री पर राज्य में वर्तमान में देय 2.5% जो जीएसटी है उसका पुनर्भरण किया जाएगा। तो कुल 5% जीएसटी ई व्हीकल्स पर है। इसमें से 2.5% जो जीएसटी है वो राज्य का है, जबकि 2.5% केंद्र का है। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहनों की बिक्री पर 2 किलोवाट से लेकर के 5 किलोवाट तक की जो बैटरी है उसके अनुरूप 5 से 10,000 रुपये, जबकि तीन पहिया वाहन की बिक्री पर 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की बैटरी क्षमता के अनुरूप 10,000 से 20,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। खेलों की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत से जो टीम जाएगी उसकी घोषणा हो चुकी है। कुल 24 सदस्यीय टीम भेजी जाएगी, जिसका नेतृत्व देवेंद्र झांझड़िया जैसे खिलाड़ी करेंगे। तो भारतीय पैरालंपिक समिति ने स्टार भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया और ऊंची कूद एथलीट मरियप्पन थंगावेलु की अगुवाई वाली 24 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा कर दी है। झांझड़िया और थंगावेलु ने 2016 के रियो पैरालंपिक में क्रमशः F46 भाला फेंक और T42 ऊंचे कूद स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले थंगावेलु को पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल का ध्वजवाहक भी चुना गया है। तो ये टीम जाएगी और निश्चित रूप से वहां जाकर के बड़ी मात्रा में इस बार पदक हमें लाकर देगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2023 के पुरुष एवं महिला जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन क्रमशः किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये दोनों ही जूनियर हॉकी विश्व कप खेले जाएंगे मलेशिया एवं चिली में। इसकी घोषणा हाल ही में की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 के पुरुष और महिला जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए मलेशिया और चिली के नाम दिए हैं। पुरुष जो विश्व कप है वो कुआलालंपुर में, जबकि महिला का सैन डिएगो में खेला जाएगा। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप अंडर 21 खिलाड़ियों का टूर्नामेंट है, जिसमें केवल 21 साल से कम उम्र के ही खिलाड़ी भाग लेते हैं। और इसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 32 राष्ट्रीय टीमें भाग लेती है, जिनमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें सम्मिलित है। दोस्तों हाल ही में बड़ा राजनीतिक फेरबदल किया गया और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को जो है कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के थावरचंद गहलोत वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया है। गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। विशाखापत्तनम से 16वीं लोकसभा के सांसद हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल, गोवा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एक नया मंत्रालय बनाने की घोषणा की जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। तो पूरे देश भर में सहकारिता को बढ़ावा देते हुए देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए इस मंत्रालय को बनाया गया है। केंद्र सरकार लगातार सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है और इसी क्रम में एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया करेगा और केवल सहकारिता के क्षेत्र में विशेष रूप से ये काम कर पाएगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार करने में आसानी अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो प्रोसेसेस है उनको और बेहतर बनाने के लिए और बहुराज्य सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है उनको भी विकसित करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। तो चूँकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 43 में सोसाइटीज़ के गठन का प्रावधान किया गया है और 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसीलिए किया गया था ताकि इन सोसाइटीज़ को जो है वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया जा सके। तो अब इस तरह से मंत्रालय बनाना निश्चित रूप से सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाने का एक कदम है और ये घोषणा विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में जितने भी राजकीय छात्रावास चल रहे हैं, खासकर जो विद्यालय स्तर की छात्रावास है, उनके विद्यार्थियों को बेहतर बनाने के लिए उनको गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है ज्ञान संबल योजना। हाल ही में इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो प्रदेश के विभिन्न विद्यालय स्तरीय जो राज्य हमारे राजकीय छात्रावास है उनमें शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो कि राजकीय छात्रावासों में रहते हैं वो विशेषकर ग्रामीण परिवेश के होते हैं और इसीलिए उनको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की जो है विशेषज्ञों के माध्यम से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य बजट 2021-22 में भी विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इसके क्रियान्विति के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो विभाग है उसके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए इन 3 विषयों गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन बच्चों का स्तर सुधरे और ये कंपटीशन में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जो है अच्छा स्थान प्राप्त करें। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आप सबसे चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये संतुष्ट करते हैं। तो आप लाइक करें, इन्हें शेयर करें दोस्तों के साथ और लाभ उठाएं हमारे सभी कोर्सेज का जो कि आरएस जंक्शन ऐप पर है। बहुत से कोर्सेज आपके आरएस और एसआई एग्जाम के लिए चल रहे हैं, तो एक बार एप्लीकेशन पर जरूर जाएं और उनका लाभ उठाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।